हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 24 मई। 24 मई की आज हम यहां पर डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो द हिंदू एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो आज के यहां पर हम प्रमुख 6 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीटी में अक्सर एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। नेक्स्ट है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 इस वर्ष का क्या रहा है। और आपको पता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भारत बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है और कौन सी ऐसी बीमारी है जो फैल रही है, इसको देख लेंगे। मतुआ समुदाय ये प्रमुख इंपोर्टेंट है, वेस्ट बंगाल का समुदाय है, प्रमुख क्यों है इसके बारे में देखेंगे। और अंतिम में हमारा बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो सभी लोग मनाते हैं, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। इसके बारे में हम समझ लें। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद आए साथ में शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा एंड्रॉइड ऐप है, कैसा है? एंड्रॉइड ऐप है जिसको डाउनलोड करके आप बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज दे सकते हो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज दे सकते हो, जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, नाम भी है। प्ले स्टोर पर अभी आप सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अपनी तैयारी को सही मूर्त रूप दीजिएगा। पहले आज के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 चर्चा में क्यों है? तो माइकल हॉफमैन के द्वारा, यार किसको? माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित जेनी एप्रेनबेक के उपन्यास, कौन सा उपन्यास है? कैरोस। यार के कैरोस को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला हुआ है। जेनी एप्रेनबैन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की पहली जर्मन विजेता है। यार के कैसी हैं? पहली जर्मन विजेता है और इनके बारे में हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि ये पुरस्कार ही अपने आप में बड़ा चर्चित रहा है और विषय रहता है पूछने का, एग्जाम में ट्रेंड भी रहता है। कैरोस पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी को बयां करता है। तो यहाँ पर जो कैरोस है, पूर्वी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के अस्तित्व तथा अंतिम वर्षों में उस समय एक प्रेम संबंध की कहानी पर यह पूरा उपन्यास लिखा गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में समझें तो इसकी स्थापना एक गैर अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य को मान्यता देने के लिए की गई है। अंग्रेजी में नहीं है बल्कि गैर अंग्रेजी भाषाओं में, याद रखिएगा। तो लिटरेचर, साहित्य को मान्यता देने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार हर साल उस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया हो, जिसे यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। इंपोर्टेंट बात है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, जैसे यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो, उसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इसको देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दिया जाता है भाई? तो दुनिया भर में जो गुणवत्तापूर्ण उपन्यास हैं उनको पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, इसके लिए ये दिया जाता है। इसमें 50,000, याद रखिए कितना? 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाती है। जो लेखक और अनुवादक हैं उनके बीच में समान रूप से विभाजित की जाती है। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों को भी 2500 पाउंड यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कुछ पुरस्कार की राशि है वो अच्छी भी है, और दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण जो उपन्यास है उनको पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, उसके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। आप सोच रहे हो कि क्या सच में द हिंदू की आती है खबर? तो आप लोग द हिंदू का न्यूज़पेपर उठा के देख लो और यहाँ पर जब आई हो तब आप मान लेना, है ना। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा? कभी कभी यही डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, या किसके द्वारा ये सूचकांक को जारी किया जाता है? तो वैश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच ने इसे इंग्लैंड के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया है। इस सूचकांक में 119 देशों को शामिल किया गया है। भारत इस सूचकांक में कितने नंबर पर है? 39वें नंबर है। 39 नंबर पर भारत का स्थान है। वर्ष 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 54वां था, 54 था। अब सोचिएगा, भारत का 2022 में 54वां स्थान था और 2024 में 39वां स्थान। बढ़िया, हम इसमें हासिल कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए, तो पहले स्थान पर है, याद रखिएगा।
और माली की बात की जाए जो कि अफ्रीका का एक देश है, कहाँ का है, अफ्रीका का एक देश है माली, उसको सबसे अंतिम स्थान मिला हुआ है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जान लेती है। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। कितनी, 2 साल में एक बार रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2022 में रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके बाद 2024 में आई। 2022 में भारत की स्थिति 54वीं थी, 2024 में भारत की स्थिति 39वीं है। पहला सूचकांक 2022 में जारी किया गया था, मतलब कि इसको 2 साल ही हुए हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात, 2022 में ही पहला सूचकांक जारी किया गया था, तो ये इंपोर्टेंट है ये खबर। इस सूचकांक उन कारकों और नीतियों को मापता है जो कि यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास को सक्षम बनाती है। इस सूचकांक में 17 स्तंभों और 102 व्यक्तिगत संकेतकों के आधार पर किसी देश को स्कोर प्रदान किया जाता है। 17 आपको याद हो रहा होगा, एसडीजी भी 17 है। कितना, एसडीजी भी। तो ऐसे याद कर लो, इस सूचकांक में 17 स्तंभ में और 102 व्यक्तिगत संकेतकों को, इंडिकेटर्स को यहाँ पर स्कोर के आधार पर देखा जाता है। इसमें अधिकतम अंक 7 होते हैं और न्यूनतम अंक 1 होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला जो है सबसे खराब और 7 सबसे अच्छा दर्शाता है। 2024 में भारत को कौन सा सूचकांक मिला है या स्कोर मिला है, 4.25। याद रखिएगा, जिसको इंडिया की बात की जाए या भारत को 4.25 यहाँ पर स्कोर मिला हुआ है। क्या है, स्कोर है। वहीं स्थिति की बात की जाए तो 39 भी है ना। तो ये इंपोर्टेंट मोटी मोटी बात है, ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, कोई भी खबर होती है ना, खबर बहुत बड़ी होती है। अगर एक खबर को लेके बैठे ना तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, हो सकता है इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। लेकिन हमें उस खबर में से वो चीजें निकालनी है जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप कोई राइटर नहीं हो, है ना। आपको इसी को न्यूज में छापना नहीं है जो आपको हर चीज पढ़ना पड़े। आपको सिर्फ काम की खबर अपनी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। अपना पॉइंट कर लेते हैं 10-15 पॉइंट पे बात, जिससे कि इंपॉर्टेंट होता है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के द्वारा जारी किए गए, किसके द्वारा जारी किया जाता है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। विश्व बैंक, पर्यटन मंत्रालय, विश्व आर्थिक मंच और नीति आयोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। साथ में कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हो। नेग्लेरिया फाउलेरी ऐसी कौन सी चीज है, यह किस शब्द को संदर्भित करता है, इसको हम देख लेते हैं। हाल ही में फाउलेरी को केरल के कोझिकोड जिले में निग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले संक्रमण प्राइमरी अमीबक एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है। तो केरल का पूरा मामला है, कहाँ का है, केरल का पूरा मामला, इस बीमारी से, अमीबक से एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है। निग्लेरिया फाउलेरी क्या है, एक स्वतंत्र जीवधारी अमीबा है या फिर एक कोशिकीय जीव भी हम कह सकते हैं। इसे दिमाग खाने वाले अमीबा भी कहा जाता है। किसको, माइंड को, याद रखिएगा, यह दिमाग को खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। यह अमीबा गर्म ताजे पानी वाले स्थलों जैसे कि झीलों, नदियों, स्विमिंग पूल में पाया जाता है। जब लोग पानी में तैर रहे होते हैं तब यह नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और फिर यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तो जब भी आप पानी में तैरो, स्विम करो या किसी पानी में आप जाओ या नहाओ, जो भी करो, तो आप देखो उसमें पानी साफ है, गंदा पानी तो नहीं है, क्योंकि नाक के माध्यम से प्रवेश करता है और यह फिर शरीर में होते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाता है और मस्तिष्क को यह खाना स्टार्ट कर देता है। अब मस्तिष्क में कैसे खाएगा, तो जो मस्तिष्क के ऊतक होते हैं उनको यह नष्ट कर देता है और जिसके कारण सूजन आ जाती है। अब सूजन इतनी जोर से आ जाती है कि इसको गैर संचारी भी कहा जाता है। दूषित पानी से लोग निग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित नहीं होते हैं, रखिएगा। जो दूषित पानी होता है पीने से निग्लेरिया फाउलेरी संक्रमित नहीं होते, लेकिन जब ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तब इससे डिस्टोर हो जाता है। प्रथम अमीबक जिसके कारण मृत्यु हुई है, उसका क्या केस है, तो एक दुर्लभ, याद रखिएगा, दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है, एक मस्तिष्क का, माइंड का संक्रमण है, जिसको नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है, गर्दन में अकड़न आने लगती है, भ्रम जैसा अनुभव होने लगता है। इस बीमारी का अभी तक कोई प्रभावी इलाज भी नहीं है। साथ में सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, इसमें मस्तिष्क में सूजन आने लगती है, जिसके कारण इंसान भय उत्पन्न भी होने लगता है। तो ये इंपोर्टेंट है। मतुआ समुदाय, आज की हमारी तीसरी करंट अफेयर्स की बात करेंगे मतुआ समुदाय के बारे में। तो पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय का नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय है, याद रखिएगा, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
जो कि सीएए 2019 है, उसके कार्यान्वयन के लिए यह मांग कर रहा है। मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक वंचित दलित वर्ग है। यह वर्ग बंगाल के अनुसूचित जाति का समूह का हिस्सा है। 1971 का जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया। अब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, उससे पूर्व ही उसके पश्चात मतुआ समुदाय के लाखों लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत में प्रवेश किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब यह मामला 1971 का था, 1971 से पूर्व क्या हुआ कि मतुआ समुदाय था, लाखों लोग धार्मिक उत्पीड़न से वहां परेशान हुए और भारत में प्रवेश कर गए। अब जब मतुआ समुदाय भारत में प्रवेश कर गए तो कहां कर गए, तो पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में यह जब प्रवेश कर गए तो इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला और कुल आबादी इनकी नाम शूद्र या मतुआ हिस्सेदारी 17.4% है। कितना है, 17.4% है। उत्तर बंगाल में राजवंशियों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समूह भी है। हरिचंद ठाकुर नाम का एक समाज सुधारक को मतुआ महासंघ का संस्थापक माना जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। समाज सुधारक कौन थे, मतुआ महासंघ के संस्थापक थे हरिचंद ठाकुर, जो कि मतुआ समुदाय का प्रतिनिधि भी करते रहे। तो मतुआ समुदाय में दो क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें कौन सी जाति का दर्जा मिला हुआ है, तो इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है। दूसरा, किस राज्य से इनका संबंध, इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। ये किस चीज की मांग कर रहे हैं, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की कार्यान्वयन के लिए यह मांग कर रहे हैं। इन्होंने जाति आधारित उत्पीड़न का विरोध किया और दलितों के सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य किया था हरिचंद ठाकुर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, और ये आपके पढ़ने के लिहाज से भी और इम्पोर्टेंट है, साथ में ज्ञान के नॉलेज से भी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड्रॉइड ऐप है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप लोग सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, डाउनलोड कर लीजिए। सोशल साइट है हमारे, इसमें याद रखिएगा, सोशल साइट से आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी पर ज्वाइन करके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बुद्ध पूर्णिमा क्यों चर्चा में है, तो भारत के राष्ट्रपति ने, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। इसका आंसर अब मैं नहीं दूंगा, भारत के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से बताइए। बुद्ध पूर्णिमा, भारत के राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। बुद्ध पूर्णिमा बैसाख के नाम से मनाया जाता है। इस तिथि को राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म स्मरण कराती है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने गए, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म की भी स्थापना की है। तो बैसाख के नाम से जाना जाता है, राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के स्मरण में मनाई जाती है, गौतम बुद्ध को नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की हुई। बुद्ध पूर्णिमा त्योहार सामान्यतः अप्रैल से मई माह में मनाया जाता है। बुद्ध माह बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। विशेष रूप से इसका आयोजन दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया में किया जाता है। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में, ये इतनी जगह पर इसको मनाया जाता है प्रमुख तौर पर। बुद्ध पूर्णिमा को तेहरा धन दिवस भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण का ये प्रतीक भी है। 1999 से संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा बैसाख दिवस के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो किसने दी है मान्यता, संयुक्त राष्ट्र ने दी है, यूएन बैसाख दिवस के रूप में। तो आज यहाँ पर जो मैंने 5 करंट अफेयर्स की बात की आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थी, हमारी डेली आती है करंट अफेयर्स, देखिएगा इंपोर्टेंट रहती है। आज के लिए समाप्त करते हैं, थैंक यू।